पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर हमसे ये बात कहते आए और हमें पढ़ने के लिए मोटिवेट करते थे। लेकिन लगता है कि आज के दौर में इस कहावत के अब कोई मायने नहीं रह गए, क्योंकि आज जो युवा आंखों में एक अच्छी नौकरी का सपना सजाए, अपना दिन रात एक करने में लगे हैं, वही युवा सुबह एक नई उम्मीद लेकर उठता है और हर रात टूटते सपने के साथ सो जाता है। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है इस वक्त भारतीय रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के साथ, क्योंकि लाखों युवाओं के लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक सपना है। ये सवाल है उनके सम्मान का, स्थिरता का और बेहतर भविष्य का। लेकिन क्या ये सपना अब एक भूल भुलैया बन चुका है? क्या उनका ये सपना सपना ही रहने वाला है? क्योंकि हर साल लाखों करोड़ों युवा रेलवे की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन सिस्टम की कुछ कमियां उनके सपनों को कुचल कर रख देती है। और आज ये मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि अब देश का युवा इस पर चीख चिल्लाकर थक चुका है, प्रदर्शन करके थक चुका है और थक हार कर अब वो डिजिटल प्रोटेस्ट पर आ गया। एक ऐसा प्रोटेस्ट जो शांति के साथ सरकार तक उनकी आवाज पहुंचा सके। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला था, #रेलवे रिफॉर्म, और ये ट्रेंड ही सिस्टम तक उन युवाओं की आवाज पहुंचाने के लिए था जो नौकरी न मिल पाने का दुख, उसकी पीड़ा अपने सीने में दबाए बैठे। युवा चाहे छोटे शहर का हो या फिर बड़े शहर का, हर तरफ से आवाज उठाई गई और गुहार लगाई गई कि भाई आपको जो भर्ती की प्रक्रिया उसको ठीक करो, वरना हर रोज न जाने यूं ही कितनों के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। #रेलवे रिफॉर्म के जरिए युवाओं ने रेलवे भर्ती की प्रक्रिया में 5 बड़े बदलाव करने की मांग करी। तो वो 5 मांगे क्या है, ये मांग क्यों उठाई गई और ये बदलाव होने क्यों जरूरी है, चलिए आपको फैक्ट्स के जरिए समझाते हैं। तो आज हम इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं #रेलवे रिफॉर्म, जो कुछ दिन पहले नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। युवाओं की पहली मांग ये है कि रेलवे यूपीएससी और एमपीएससी की तर्ज पर रेलवे भर्ती का वार्षिक कैलेंडर जारी करे। युवा मांग कर रहे हैं कि भाई रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी एक निश्चित और नियमित भर्ती कैलेंडर जारी करे, जिसमें एग्जाम की डेट, रिजल्ट और सिलेक्शन प्रोसेस की समय सीमा स्पष्ट हो। मतलब एक प्रॉपर टाइमलाइन हो, फिक्स टाइम के साथ पूरी प्रक्रिया हो। क्योंकि अभी जो रेलवे का कैलेंडर आता है उसमें ये तो बता दिया जाता है कि परीक्षा इस महीने में होगी या कब से कब तक, ये भी नहीं बताया जाता, बस महीना बताया जाता है, लेकिन कब तक होगी वो नहीं बताया जाता। प्री के एग्जाम्स कब होंगे, मेंस के एग्जाम्स कब होंगे, ये कुछ भी पहले से मेंशन किया ही नहीं जाता और भर्ती महीनों तक चलती ही रहती है। किसी भी चीज का कोई फिक्स टाइम नहीं है। अब मैं आपको एक फर्क समझा देती हूँ कि ऐसे युवाओं ने क्यों मांग करी कि भाई यूपीएससी की तर्ज पर ही कैलेंडर बनाया जाए और अपने कैलेंडर में थोड़ा सुधार किया जाए। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स का कैलेंडर, एनुअल कैलेंडर की मैं बात कर रही हूँ। और ये अगर आप देखेंगे तो इसमें बस 2 चीजें मेंशन है, एक तो पीरियड और दूसरा कैटेगरीज। मतलब ना तो डेट मेंशन है कि एग्जाम्स कब होंगे, ना ये बताया गया कि उसके एग्जाम्स की ड्यूरेशन क्या होंगी, एग्जाम्स कितने दिन तक चलेंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें पीरियड में क्या लिखा है, जनवरी से मार्च तक एग्जाम होंगे, वो भी फिक्स नहीं है, जनवरी से मार्च तक हो जाएंगे। और कैटेगरी एएलपी के एग्जाम जनवरी से मार्च तक हो जाएंगे। मतलब कोई फिक्स ही नहीं है कि कब से कब होंगे, क्या डेट होगी, कुछ नहीं पता, बस तैयारी करनी है। अब ऐसे में क्या होता है कि छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आखिर तैयारी करें तो किस शेड्यूल के हिसाब से करें। अब आप दूसरा देखेंगे, इसमें भी यही है कि अप्रैल से जून तक होंगे टेक्नीशियन के एग्जाम्स होंगे, जुलाई से सितंबर में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के एग्जाम्स होंगे ग्रेजुएट में, और अक्टूबर से दिसंबर की बात करें तो लेवल 1 के एग्जाम्स होंगे। तो मतलब इस तरीके का कैलेंडर है जो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, बस है। लेकिन वहीं अगर हम यूपीएससी के कैलेंडर की बात करें तो ये आप देख सकते हैं दूसरी साइड पे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोग्राम ऑफ एग्जामिनेशंस रिक्रूटमेंट टेस्ट 2024। ये जो मैंने आपको कैलेंडर दिखाया ये भी 2024 का था और ये जो कैलेंडर है वो भी 2024 का है, पर ये यूपीएससी एग्जामिनेशंस का है। तो इनका जो टाइम टेबल है, इनका जो कैलेंडर है, आप इसका फर्क देखिए। अब नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, डेट ऑफ नोटिफिकेशन, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, सब कुछ एक प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है ताकि छात्रों को किसी भी चीज का कंफ्यूजन न रहे और वो अपनी तैयारी एक तरीके से कर सके। अब आप नेम ऑफ एग्जामिनेशंस में अगर हम देखेंगे तो इसमें लिखा है रिजर्व्ड फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन। डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी कब से शुरू हो रहा है, 13 अप्रैल से शुरू हो रहा है 2024। कब तक रहेगा एग्जाम, 2 दिन तक चलेगा, सब कुछ क्लियर।
अब अगर हम दूसरे एग्जाम की बात करें, इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स के जो एग्जामिनेशन होते हैं, ये उसका है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन, कब इस चीज का नोटिफिकेशन आया? 6 सितंबर 2023 को इस चीज का नोटिफिकेशन आ गया था। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब अप्लाई कब तक कर सकते हैं? 26 तारीख तक, 26 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते थे। 2023 की यहाँ पे बात हो रही है। फिर उसके बाद आता है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम, यानी कि डेट माफ कीजिएगा, एग्जाम कब से शुरू होगा। तो एग्जाम यहाँ पे डेट दी हुई है बकायदा, 18 फरवरी 2024 को एग्जाम होगा, संडे का दिन होगा, और कब तक चलेगा एग्जाम? 1 दिन तक एग्जाम आपका खत्म हो जाएगा। तो ये प्रॉपर टाइम टेबल है, ऐसे ही सारा इसमें बकायदा मेंशन किया गया है। तो ये जो फर्क है वो छात्र ये चाह रहे हैं कि भाई अगर रेलवे का टाइम टेबल आए, रेलवे का कैलेंडर आए, तो वो भी इसी तरीके से आए। क्योंकि अब आप खुद ही सोचिए, अगर किसी युवा या किसी को भी केवल एक एग्जाम की वजह से महीनों बैठना पड़े क्योंकि उसे पता ही नहीं है कब होना है, तो उस वक्त उसका कितना वक्त बर्बाद होगा, और उतने में उसकी जो एज लिमिट है वो भी पार हो जाएगी, क्योंकि एज लिमिट भी आपने बना रखी है। उदाहरण की बात करें तो जैसे ग्रुप डी की भर्ती जब हुई थी, पहले 2014 से 15 में हुई थी, फिर उसके बाद 2018 से 19 में हुई। अब एक बार इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए, ग्रुप डी की जो परीक्षा, अगर मैं 2014 से ही बात कर लूं, चलो ठीक है, 2014 में हुई थी, 2014 से 2015 में हुई ये परीक्षा, 2014 से 2015 में हुई। फिर उसके बाद कब होती है ये परीक्षा? 2018 से 2019, यानी सीधा हम देखें तो 2018 से ये परीक्षा 2019 में कंडक्ट होती। अब ऐसे में आप सोचिए कितना टाइम बर्बाद होगा। और इसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP और NTPC भर्तियों की भी बात करें तो वो भी 3 से 5 साल के अंतराल में हुई। और ये अनियमितता उम्मीदवार की उम्र को प्रभावित जरूर करेगी, क्योंकि इतने लंबे समय के अंतराल में कई उम्मीदवार आयु की सीमा को पार कर जाते हैं, और जब आयु सीमा पार हो जाती है तो फिर वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो रेलवे में भर्ती की आयु सीमा है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो है लगभग 18 साल से 33 साल। अब आप सोचिए जरा, कोई स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहा है, माफ कीजिएगा 29 साल में अगर वो अटेम्प्ट कर रहा है और फर्स्ट अटेम्प्ट में वो फेल हो जाता है, मतलब वो अटेम्प्ट नहीं कर पाता, किसी माफ कीजिएगा, मतलब उसने अटेम्प्ट किया लेकिन वो फेल हो जाता है, किसी रीजन की वजह से वो पास नहीं कर पाता, ठीक है, तो क्या होगा कि वो दोबारा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसकी एज लिमिट, जब वो 6 साल का अंतराल है और वो 6 साल निकल जाएंगे तो वो 33 साल का हो जाएगा, 33 से ऊपर का हो जाएगा, फिर तो उसकी एज निकल गई। तो ऐसे यहाँ पे उम्र की सीमा के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, युवाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रोसेस इतना स्लो है कि उनको ये दिक्कत रहती है कि भाई हमारी आगे आने वाले टाइम में उम्र ना निकल जाए, फिर हम बैठे के बैठे रह जाएंगे। इसके अलावा छात्रों की मांग है कि जरूरत के हिसाब से ग्रुप डी वैकेंसी की संख्या बढ़ाई जाए। देखिए, भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। ग्रुप डी पद जैसे ट्रैकमैन, हेल्पर, पोर्टर, कम शैक्षणिक योग्यता, 10वीं पास की आवश्यकता के कारण ग्रामीण और मध्यम वर्ग के युवाओं के लिए आकर्षण है। ये नौकरियां स्थायी सरकारी रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। वहीं 2025 की हम बात करें तो 2025 में ग्रुप डी भर्ती में केवल 32,438 पदों की घोषणा हुई, जबकि 2019 की अगर हम बात करेंगे तो 64,000 पद थे। इसे करोड़ों युवाओं के साथ अन्याय बताया गया, क्योंकि ये रिक्तियां की तुलना में काफी कम है। देखिए, अगर हम रिपोर्ट के अनुसार देखें, इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट है, इसमें लिखा है कि ओवर 1.8 करोड़ कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर 32,438 रेलवे ग्रुप डी पोस्ट। अब आप ये देख लीजिए कि मतलब 2025 में ग्रुप डी की जो भर्ती हुई वो कुल 1,08,22,423 उम्मीदवारों ने उसमें आवेदन किया। ये भर्ती भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक है। अब आप खुद ही सोचिए, देखिए 1 करोड़ से ज्यादा युवा जिन्होंने अप्लाई किया, अप्लाई करने वाले कितने युवा? 1 करोड़ से ज्यादा, लेकिन पद कितने हैं? केवल 32,438 पद है। अब इसमें देखिए आप कितना बड़ा कंपटीशन है बच्चों के लिए, छात्रों के लिए कितना बड़ा कंपटीशन यहाँ पे होने वाला है।
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब ये रहा कि प्रति पद औसतन करीब 333 उम्मीदवार कंपीट कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों जैसे आरआरबी, मुंबई में ये अनुपात और भी ज्यादा है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि एक नौकरी के लिए इस देश के युवा पर कितना प्रेशर होगा कि पता नहीं उसका सिलेक्शन हो नहीं हो, कब हो। और ऐसे कई लोग हैं जो सोशल मीडिया पर ये शिकायत कर रहे हैं। उनकी मांग है कि कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा युवा के लिए 1 लाख भर्ती तो निकाली जाए। उम्मीदवार की मांग है कि रेलवे भर्ती बोर्ड अपनी भर्ती प्रक्रिया में वेटिंग लिस्ट भी जारी करे। ये तीसरी मांग मैंने आपको बताई, ताकि जिन उम्मीदवारों का चयन अंतिम मेरिट लिस्ट में नहीं हो पाता उन्हें बाद में रिक्तियों के आधार पर नियुक्ति का अवसर मिल सके। रेलवे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता हो। अगर हम बात करें 2019 की आरआरबी ग्रुप डी भर्ती में भी वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग उठी थी और उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया पर #ग्रुप डी वेटिंग डू के साथ आंदोलन चलाया था। तब उम्मीदवारों ने मांग की थी कि भाई 1:1.5 के में वोटिंग लिस्ट जारी की जाए। देखिए, जैसे रेलवे ग्रुप डी भर्ती की वेटिंग लिस्ट जारी करने को लेकर आंदोलन ये तर्क दे रहे थे अभ्यर्थी, मतलब 2019 में जब ये आंदोलन हुआ था तो #ग्रुप डी वेटिंग डू से ट्वीट किए जा रहे थे और ये लगातार मांग की जा रही थी छात्रों की तरफ से कि भाई अगर कोई छात्र जो है, कोई युवा जो है अपने दूसरे ऑप्शंस के साथ जा रहा है तो जो वैकेंसी खाली हो रही है उसमें उस छात्र या युवा को मौका मिल जाए जो रह जाता है, किसी ना किसी कारणवश रह जाता है या तो पास नहीं कर पाता। मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की मांग उठाई गई है, हर बार ये मांग उठाई गई लेकिन नतीजा कुछ नहीं हुआ। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कई बार चयनित उम्मीदवार नौकरी ज्वाइन नहीं करते, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जैसे कि बेहतर अवसर मिले तो व्यक्तिगत कारणों या चिकित्सक अयोग्यता के कारण इससे क्या होता है कि कुछ पद खाली रह जाते हैं। वेटिंग लिस्ट की अनुपस्थिति में ये पद अगली भर्ती तक खाली रह जाते हैं, जिससे योग्य उम्मीदवारों को नुकसान होता है। वेटिंग लिस्ट प्रक्रिया अगर लाई जाती है तो चयनित उम्मीदवार नौकरी ज्वाइन नहीं भी करता या चिकित्सा परीक्षा या अयोग्य भी पाया जाता है तो वेटिंग लिस्ट से अन्य योग्य उम्मीदवारों को, यानी जो दूसरे योग्य उम्मीदवार हो, उनको नियुक्ति का मौका मिल सकता है। साथ ही इससे रिक्तियां खाली रहने की समस्या भी नहीं होगी और जो उम्मीदवार सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट और पीईटी यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें मौका मिल जाएगा, लेकिन अंतिम कट ऑफ में थोड़े अंतर से चूक जाते हैं उन्हें यहाँ पे मौका मिल जाएगा। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट होने से रिक्त पदों को भरने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे समय और संसाधनों की भी बचत होगी। वोटिंग लिस्ट जारी करने से उम्मीदवारों को ये भरोसा मिलेगा कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी है। ये भर्ती घोटाले की आशंकाओं को भी कम करेगा। भारत में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया, और रेलवे जैसी सरकारी नौकरी लाखों युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। वेटिंग लिस्ट से अधिक उम्मीदवारों को रोजगार का अवसर मिलेगा, जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा युवाओं की मांग है कि परीक्षा केंद्र छात्रों की सुविधाओं के अनुसार दी जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि युवा आते हैं, रहने का खाने का खर्चा होता है और किसी ना किसी कारण की वजह से एग्जाम रीशेड्यूल हो जाता है, जिससे युवाओं को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि उनकी आखिरी मांग ये भी है कि भर्ती में किसी भी तरह की धांधली ना हो और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि धांधली हो गई, एग्जाम रीशेड्यूल कर दिया, मामला चल रहा है, लेकिन जो उम्मीदवार तैयारी कर रहा है उसकी उम्र भी निकलती जा रही है, जो एक बड़ी समस्या है। अब समस्या तो बहुत है लेकिन उसका समाधान दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। रेलवे की नौकरी का सपना लाखों युवाओं को जोड़े रखता है, लेकिन सिस्टम की नाकामियां उन्हें तोड़ रही हैं। अब सवाल ये कि क्या इन युवाओं को उनका हक मिलेगा, क्या सिस्टम में सुधार होगा, या ये सपने सिर्फ इंतजार की भेंट चढ़ जाएंगे। आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।